बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी एंड आम आदमी इंडिपेंडेंट। पार्टी। क्या डॉक्टर राखी पॉलिटिक्स में भी आने की सोच रही है? मैं कोई चीज ऐसी लड़ती नहीं जिसमें मैं जीतूंगी नहीं। अगर मैं लड़ूंगी तो मैं जीतूंगी। जब आप समाज सेवा करते हैं तो लोग उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। लेकिन मैंने तो कोई पॉलिटिशियन को समाज सेवा करते नहीं देखा। पॉलिटिक्स में तो ऐसे लोगों की जरूरत है भी जो समाज सेवी भी हो, लोगों का दर्द समझता हो, मर्म समझता हो, खासतौर पर महिलाओं का। लेकिन मुझे बताइए कि सिर्फ इस बात को लेके कौन वोट देगा? मालन नदी की शायद शुरुआत भले ही मैंने की हो, लेकिन अंत में बहुत सारे लोग श्रेय लेने के लिए तैयार थे। मैं उसके बाद से स्टेप ग्राउंड गई नहीं जब से किसी ने श्रेय लेने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे, ये देश बदलेगा। आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज? यही सच है शायद मैंने प्यार किया। मैं चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस या मॉडल बनूं। शायद मैं बिजनौर की शायद पहली महिला चिकित्सक होंगी जिन्होंने अल्ट्रासाउंड की शुरुआत की। भाई ओनली बिजनौर और नशेड़ा। बड़े शहर की भीड़ को छोड़कर मैंने छोटे शहर की जरूरत को ज्यादा अहमियत दी। कम से कम नजीबाबाद उस समय की मैं जो सोचती थी कि दिल्ली से 20-30 साल पीछे है महिलाओं को लेकर। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ बात ही करते रह जाते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न की बात जब चली है तो पुरुषों का उत्पीड़न भी आता है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी में बहुत फर्क है। पुरुष और महिला को समान होना चाहिए। तो जो बसों के अंदर महिलाओं के लिए बैठने की सीट है, वो हम ना मांगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया होगा जब मोदी जी आए होंगे। 2008 में मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिसमें हम भ्रूण हत्या के लिए अंकुश लगाने के लिए हमने 400 डॉक्टर इकट्ठा किए थे भारत बैंक्वेट हॉल में। तो डॉक्टर राखी ये बताइए कि इतने सारे आप रोल करते हैं, इन्फ्लुएंसर का, मॉडल का या फिर डॉक्टर का, तो इन सब में खुशी सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है एक महिला की कोख से उसकी गोद में जब हम एक स्वस्थ बच्चा देते हैं। एक डॉक्टर की तरह मैं समझती हूँ कि मैं जीवन देती हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह मैं समझती हूँ कि मैं जीवन बदलती हूँ। और एक इन्फ्लुएंसर की तरह मैं जिंदगी के अंदर रंग देती हूँ। सब लड़के मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है ये मेरे से छोटे हैं, मतलब मुझे आई एम द लीडर। अपनी जगह का मान सम्मान रखिए और जहाँ भी जाए गौर से गर्व से कहें कि हम बिजनौरी। वाह, हम बिजनौरी है और बिजनौरी की यही खासियत है कि बेबाक होकर अपनी बात कर देते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज का बीबी पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। जैसे कि हमारी कोशिश है कि बिजनौर को ब्रांड बिजनौर बनाना है और बिजनौर को आगे लेकर जाना है, तो हमारी कोशिश है कि बिजनौर की जो भी अहम शख्सियत हैं उनसे आपको रूबरू कराएं, उनके साथ आपका जो एक संवाद है वो कायम कराएं और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो और आगे बिजनौर का भी नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। इसी कड़ी में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राखी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबी न्यूज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे डॉक्टर राखी अग्रवाल को। डॉक्टर राखी अग्रवाल बाय प्रोफेशन आप लोग जानते होंगे, पूजा हॉस्पिटल में बैठती हैं और सीनियर एक तरीके से डॉक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी प्रोफाइल्स हैं। तो उन तमाम चीज़ों का खुलासा आज के पॉडकास्ट में होने जा रहा है कि डॉक्टर राखी को क्या पसंद है, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग जो भी हैं उनको एक बार मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर राखी डॉक्टर के अलावा एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो कुल मिलाकर एक कॉकटेल है, एक कॉम्बो है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर राखी बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जब शुरुआत होती है तो घर में माँ बाप बोल देते हैं कि भाई बड़े होकर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो क्या डॉक्टर राखी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है या फिर बाय चॉइस है, या फिर कह सकते हैं कि माँ बाप ने बोला कि आपको डॉक्टर बन के दिखाना है? एक्चुअली बात सही है कि माँ बाप ने बोला आपको डॉक्टर बन के दिखाना है, तो मैं उसी वजह से डॉक्टर हूँ। अच्छा। मैं जब बहुत छोटी थी, जितनी समझ थी, तो मैं चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस या मॉडल बनूं। और उस समय जमाना कुछ और टाइप का था, तो मेरे पेरेंट्स इस थॉट को सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था नहीं नहीं हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो उस जमाने में बच्चे अपनी माँ बाप की पूरी आंख कान बंद करके सुन लेते थे, और शुक्र है
कि मैं उस जमाने से हूँ, तो मैंने अपने फादर की इच्छा का मान रखते हुए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी और आज जिस भी मुकाम पे हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जब बच्चे सोचती हूँ कि मैं बातें हमारी सुनते नहीं है, तो मैं उन्हें यही एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए मैंने अपने फादर की जो बात मानी, आज मैं काफी खुश हूँ और एक अच्छे मकाम पे हूँ, तो आपको भी माननी चाहिए। क्योंकि ये तो फादर की बात हो गई, क्योंकि आपने फादर की बात मानी और जाहिर सी बात है कि माननी भी चाहिए। बट जो जेंजी है वो अपने अपने विचार लेकर चलते हैं कि जो उनको आएगा वो करेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें एक एक्ट्रेस और मॉडल वाला भी एक रोल नज़र आया, और मैंने देखा जब आपकी प्रोफाइल में, तो कुछ फिल्में भी आपने की है और रील्स में भी देखता हूँ काफ़ी आपकी जो मॉडलिंग वगैरह होती नज़र आती है। तो डॉक्टर राखी को क्या एक्ट्रेस का शौक है, एक्टिंग का शौक है, या फिर मॉडलिंग का शौक है? देखिए डॉक्टर बनने के लिए तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। एक डॉक्टर बनने में 15 साल लगते हैं, वो मैंने अपने साल लगाए और जब तक मेरी डॉक्टरी की ट्रेनिंग चल रही थी तब तक डॉक्टरी के बारे में ही सिर्फ सोचा। लेकिन जब डॉक्टरी पूरी हो गई, अपनी प्रैक्टिस में भी मैं सेटल हो गई, तो अंदर से आप टैलेंट लेके आप बॉर्न होते हैं, कोई आपको देता तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो अंदर से जो एक मरी हुई ख्वाहिश थी, वो हमारे एक डॉक्टर रंधावा थे, वो एक फिल्म बना रहे थे। अच्छा। तो उन्हें पता था कि मुझे बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट अपना ब्रेक दिया था मूवीज में। उसी के बाद मुझे कुछ फिल्में भी मिली और कुछ एड्स भी मिले, जितना भी नजीबाबाद में रहते हुए कर सकती थी मैं। तो लेकिन हमेशा से डॉक्टरी मेरा वन एंड ओनली पेशा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टरेट वाली डॉक्टर हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं मैं एक महिला चिकित्सक हूँ। 2002 से हम लोग पूजा हॉस्पिटल चला रहे हैं और वहाँ जितनी भी डिलीवरीज होती हैं वो मेरे द्वारा ही की जाती हैं। और शायद मैं बिजनौर की शायद पहली महिला चिकित्सक होंगी जिन्होंने अल्ट्रासाउंड की शुरुआत की थी। वेरी गुड। हमारे से पहले ज्यादातर जेंट्स ही अल्ट्रासाउंड करते थे। अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि या फिर एक आध कोई और होगी, मुझे जो मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पहली चिकित्सक हूँ। नो इशू। क्योंकि देखो ये तो अच्छी बात है कि जब एक लड़की अगर पढ़ती है और आगे बढ़ती है, परिवार को चलाती है और एक ऐसे प्रोफेशन में आती है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर मेडिकल लाइन में। बट इन बिटवीन दैट कि डॉक्टर प्लस एक्ट्रेस, वर्क लाइफ में कैसे बैलेंस हो पाता है? डॉक्टर, एक्ट्रेस एंड सोशल एक्टिविस्ट। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ पैदाइश से। बहुत छोटे से ही मैं कई ऐसे कार्य कर चुकी हूँ या करना चाहती थी, जैसे कि स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट करना। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत छोटी थी, तो मैं उन्हें खुद जाके गांव के और ये वाले जो बच्चे हैं, हमारे स्लम्स के बच्चे होते थे दिल्ली में, उनको पढ़ाती थी। तो ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आई थिंक ये सब चीजें बॉर्न होती हैं। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ प्राइमरीली। और मुझे लगता है मैं अपनी डॉक्टरी करती हूँ या फिर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ या फिर एक एक्ट्रेस हूँ, तो उसी चीज की जो झलक है वो दोनों के अंदर दिखाई देती है। मेरे सोशल एक्टिविज्म दोनों के अंदर समानता दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि प्राइमरीली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जो भी चीज मैं करती हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे सोशल एक्टिविज्म की या मेरी विचारधारा की झलक जरूर आती है। चाहे मैं डॉक्टरी कर रही हूँ, चाहे मैं कोई फिल्म में काम कर रही हूँ वो भी, या चाहे मैं कोई फिल्म डायरेक्ट कर रही हूँ। मैंने एक भ्रूण हत्या रुकवानी होगी एक सॉन्ग भी डायरेक्ट किया था। अच्छा। और एक बधाई हो बेटी हुई है एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी। तो उस चीज में डायरेक्ट प्रोड्यूस की थी। तो उस चीज में मेरा कहीं ना कहीं समाज सेवा हर एक चीज में झलकती ही है। इस चीज को शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आई वाज बोर्न विद इट। तो डॉक्टर राखी ये बताइए कि इतने सारे आप रोल करती हैं, इन्फ्लुएंसर का, मॉडल का या फिर डॉक्टर का, तो इन सब में खुशी सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? मैं ये समझती हूँ कि चिकित्सा में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। चिकित्सक बनके मैं जिंदगी देती हूँ, समाज सेवी बनके मैं जिंदगी बदलती हूँ और एक इन्फ्लुएंसर बनके मैं जिंदगी को छूती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है एक महिला की कोख से उसकी गोद में जब हम एक स्वस्थ बच्चा देते हैं। और कई लोगों के केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उस जो साइलेंट विजय होती है ना, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर वो जो फूल खिलता है ना उस चीज से कि ये काम मैंने कर दिखाया, ये चीज का चाहे किसी को भी ना पता हो, लेकिन ये मेरी उपलब्धि है। आई थिंक वो चीज जो वो क्षण आपको जो खुशी देता है ना, आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी खुशी ऐसी है जो उससे ऊपर हो सकती है और रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको। नहीं किया जा सकता। तो बात हो रही है डॉक्टरी प्रोफेशन की, तो इसी को लेकर क्योंकि आपने अभी बात की है भ्रूण हत्या की,
सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारी शक्ति मिशन की भी शुरुआत की गई है। और मैं देखता हूँ कि महिलाओं को लेकर आप काफ़ी जागरूक रहती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जब होता है तो उसमें अलग-अलग प्रोग्राम्स में भी आपको शिरकत करते हुए देखा था मैंने। और उसमें कुछ लाइनें थी तो वो ज़रा मैं एक बार सुनाना चाहूँगा कि नारी नहीं सारा जहान हूँ मैं, नारी नहीं सारा जहान हूँ मैं, हिंद का सम्मान हूँ मैं, फूल भी हूँ, शूल भी हूँ, कुल की आन बान शान भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, शक्ति भी हूँ, शिवा का गुमान हूँ। और जरा तो गौर से देख, कण कण में विराजमान विराजमान हूँ। जी। तो ये वो लाइनें हैं। हम्म, तो जाहिर सी बात है कि जब हम महिलाओं को लेकर बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश भर के अंदर से कोई खबर आ जाती है, इस न्यूज़ में भी आप देखती होंगे, अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेता है। और ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, निर्भया केस के बाद में और ज़्यादा इसके अंदर सख्ती बरती गई है, बट इसके बावजूद भी इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ बात ही करते रह जाते हैं। जो भी आता है, कोई नेता आता है, महिला दिवस होता है, सब लोग भाषण ही देते रह जाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पे मैंने देखा है कि बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन होता है। Right. जमीनी तौर पे तब इम्प्लीमेंटेशन होगा जब आप महिलाओं को सुअवसर देंगे, समान अवसर देंगे जो आप एक लड़के को देते हैं। जब एक लड़की पैदा होगी तब आप उत्सव मनाएंगे, तब आपके अंदर जो बदलाव आएगा, तब महिलाएं सशक्त बनेंगी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तब महिलाएं सशक्त बनेंगी। जब महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी तब महिलाएं सशक्त बनेंगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ना तो पढ़ाया जाता है उस तरीके से, लोग अपने लड़के की पढ़ाई पे ज्यादा पैसे खर्चते हैं, लोग अपने लड़कों को ज्यादा अवसर देते हैं, पैदा होते ही सोचने लगते हैं कि इसको क्या काम करेगा ये आगे। लड़की का तो बस इतना ही सोचते हैं 18 की हो जाए तो शादी कर दे, है ना। तो जब ये चीज हमारा माइंडसेट बदलेगा तो ये चीजें बदलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे भी 2 बेटे हैं, तो जहां महिलाएं अपने बेटों को बेटियों का या औरतों का सम्मान कराना सिखाएंगी, तब ये चीजें बदलेंगी। आप जितने मर्जी कानून लगा लीजिए, देखिए कानून तो है ही, सब चीजों के लिए हैं, लेकिन एक पूरे देश की जो जब तक जो है ना माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक ये चीजें और होती रहेंगी। चाहे आप कितने भी भाषण दें, चाहे आप कितने भी प्रोग्राम करें, महिलाओं को वही सब दुष्व्यवहार से गुजरना पड़ेगा। अब महिलाओं की जब बात चली है तो उसको लेकर मैं और भी आगे बात करूंगा, बट जब हम देखते हैं कि बिजनौर जैसे शहर में एक इतनी बड़ी चिकित्सक होना, और अपने आप में एक शख्सियत हैं आप, बिजनौर में रहकर ये काम कर रही है। हो सकता था आप किसी मेट्रो सिटी में भी काम कर सकते थी, वहाँ भी आपका हॉस्पिटल हो सकता था, तो वाई ओनली बिजनौर और नजीबाबाद? मेरे पापा तो चाहते थे, अगर मैं उनकी दूसरी इच्छा का भी मान करती तो शायद मैं यूएसए में होती। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूएसए चली जाऊं, स्टेट्स में सेटल हो जाऊं जब मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़े शहर की भीड़ को छोड़कर मैंने छोटे शहर की जरूरत को ज्यादा अहमियत दी। That's a good point. Yes. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी जरूरत थी। यहाँ पे इंसान को जहां लगता है कि यहाँ उसकी पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो सकता है, क्योंकि देखिए आप जीते किस लिए हैं? रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेंगे। आप अगर ज्यादा भी पैसा कमा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप वही गाड़ी में घूमेंगे, वही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी आपको, या आप प्लेन में चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपके साथ? तो पैसा कमाना एक कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं था। भगवान ने, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मेरे माता पिता भी संपन्न थे। अच्छा। तो कभी भी मेरा पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं था। मुझे हमेशा, मेरे यहाँ फादर इन लॉ हैं जिन्होंने ये अस्पताल की शुरुआत की थी, तो उन्होंने भी हमेशा कहा कि कभी पैसे के पीछे नहीं भागना। तो मेरे मन के अंदर ये था कि यहाँ पे अगर मैं अच्छा काम करूं तो एक मेरा अपना नाम हो सकता है, मेरे मन को संतुष्टि मिल सकती है। और जो मेरी समाज सेवा का जो भाव था, उसको भी यहाँ पर, जैसे वो एक पौधा होता है ना, उसको यहाँ पे पानी और खाद मिल सकती थी। तो यहाँ पे बहुत स्कोप था। यहाँ पे जब मैं महिलाओं को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं अपने 30s में हूँ, तो मुझे ये लगता था कि ये बिल्कुल उस तरह का जीवन जी रही है जब जैसे मैं अपने बचपन में देखती थी। यहाँ महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि जब जैसे हम अपने बचपन में देखते थे कि इस तरह से व्यवहार होता था महिलाओं का, वो यहाँ अब हो रहा है। यानी कि कम से कम नजीबाबाद उस समय की मैं जो सोचती थी कि दिल्ली से 20-30 साल पीछे है महिलाओं को लेकर, और महिलाओं को ना कोई पढ़ाई कराई जा रही है। जबकि आप देखिए, मेरे भी हम 3 बहनें, 1 भाई है। अच्छा। पर मेरे पापा ने ये सोचा कि मेरे चाचा वगैरह सबने डिमोरलाइज किया मेरे फादर को कि आप इसको पढ़ाई पे इतना पैसा मत लगाइए, इसकी शादी कर दीजिए, आपकी 2 और बेटियां हैं। लेकिन मेरे फादर को था नहीं,
मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। शादी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ कामयाब बने, आत्मनिर्भर बने, ये बहुत जरूरी है। तो वही सोच से हम लोग चलते हुए आ रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था, मेरे फादर जा रहे होते थे अपनी शॉप पे, तो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर होता था ना, मैं चुपके से टायर बदल देती थी। अरे वाह। तो मैं टॉम बॉयज टाइप की थी। हाँ, तो हो सकता था, मैंने कभी अपने आप को कम नहीं समझा कि लड़कों से मैं कहीं पे भी कम हूं, लेकिन मेरे मन में कभी द्वेष नहीं था लड़कों के लिए। मुझे लड़के बहुत अच्छे, मतलब मेरे जो चाचा के लड़के वगैरह सब थे, मेरा छोटा भाई भी, सब लड़के मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, ये मेरे से छोटे हैं, मतलब मुझे आई एम द लीडर। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि लड़के किसी बात में कम है। हाँ। आपको ये अजीब लगेगा मेरे मुंह से ये सुनते हुए, लेकिन मेरी परवरिश उस तरह से हुई इसलिए, क्योंकि मेरे को कभी नहीं बताया गया कि आप किसी लड़के से कुछ कम हो। तो मुझे वो सारे कार्य करने पड़े जो शायद एक माँ बाप अपने लड़के से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे जीवन जीते हुए मैं आई, और मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि 15 साल की लड़कियां हैं, शादी हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई हैं, ना पढ़ाई आती है। आज भी कई लड़कियां ऐसी आती हैं जिन्हें अपना नाम तक नहीं लिखना आता, वो अंगूठे से स्टैंप लगाती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और उनकी लाइफ सिर्फ बच्चे पालने में और उसी चीज में निकल जाती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इनके जीवन में क्या किया इन्होंने। ये आए, इन्होंने बस बच्चों को देखा, जो कि अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि माएं अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो बात नहीं है, लेकिन बस उतना सही करके इनकी जीवन खत्म हो गया। तो मुझे कभी कभी उस जीवन शैली पे तरस भी आता है। तो मुझे लगता है कि इनको और आगे पता होना चाहिए था कि दुनिया क्या है, दुनिया को कैसे चलाया जाता है, या आत्मनिर्भर बनके क्या क्या चीजें जी जाती हैं। पर परेशानी क्या है आजकल की जेन जी में, मैंने ये बात कह तो दी, लेकिन क्या है कि आजकल जितनी भी लड़कियां जो कमाऊ हैं, हालांकि मैं खुद एक महिला हूं, लेकिन वो इस वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाती है, और वो सोचती हैं कि अब मैं कमाऊ हो गई हूं, तो अब मुझे अपने पति की जरूरत नहीं है। और हम लोगों का सोचना ऐसा था, मिलेनियल्स का सोचना ऐसा है कि अब मैं कमाऊ हो गई हूं, मैं अपना कमा सकती हूं, तो क्यों ना मैं और मेरे पति, हम दोनों मिलके अपनी फैमिली को चलाएं, तो हम ज्यादा समृद्ध होंगे। अगर आप, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, और तो मेरे एक फैमिली का जो स्टेटस है वो ज्यादा बढ़ेगा। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि किस तरह से हम 1 और 1 11 बने। और जेनजी की प्रॉब्लम ये है कि वहां जहां लड़कियां आत्मनिर्भर होती चली जा रही हैं, वो ये सोचती हैं मैं आई एम इनफ, सेल्फ लव, सेल्फिश। वो सेल्फ लव कब सेल्फिश के दायरे में जा रहा है, ये कोई भी नहीं सोच रहा। लेकिन ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम बन के आने लगी है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि उन्हें अपने घर से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, चलिए बच्चे अपने आप पल रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पे भी ध्यान दें, हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमसे तो नहीं कह के आए थे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इतना लंबा ले गई, लेकिन ये बात मुझे लगा कि ये जेनजी वाली जो बात आप करते हैं, तो वो बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सावधानी रखनी है कि आत्मनिर्भर होने का मतलब या आत्मसम्मान मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम आसपास अपने आगे जितने भी लोग हैं उनका जो सम्मान है उसको गिराएं, या अपने जो सास ससुर हैं, जो मिल बांट के एक फैमिली की तरह हमें जो रहना सिखाया गया है, तो वो आत्मनिर्भरता से वो चीज जीरो नहीं हो जानी चाहिए, वो साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो आपने बताया है। मुझे लगता है कि शायद जितने भी यहाँ पर भी जेंजी होंगे या फिर जो भी लड़कियां होंगी, उनको मैडम की ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि ठीक है आप सेल्फ डिपेंडेंट है, बट उसको सेल्फिश में मत लेकर जाइए। देयर इज बिटवीन लेयर, कि मतलब एक थिन लाइन है दोनों के बीच में। अच्छा, बात के दौरान आपने एक जिक्र किया है कि आपके फादर इन लॉ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब हम छोटे थे तो आपके फादर इन लॉ के पास जाया करते थे, तो वो मुझसे पूछते थे क्यों भाई कैसा बुखार करके लेकर आ गई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं, पता नहीं पापा ने कुछ खिला दिया। अरे पापा कुछ नहीं खिलाते, लाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो कभी कुछ निकाल के दे दिया अपने पास से। तो इज ए जॉली नेचर। तो मतलब मुझे लगता था कि एक डॉक्टर भी इस तरह से हो सकते हैं, और दैट टाइम के मतलब अब से 30-35 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी है कि आपका जो घर का जो नेचर है, चाहे वो आपके ससुराल में हो या फिर घर में हो, वो आपकी बात करने से भी पता चल रहा है। हमने भी सीखी है पापा से कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग कोई भगवान नहीं है। हम अपनी पूरी 100% कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा रिजल्ट भी दें। हम काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हम सिर्फ एक मॉनिटरी तौर पे अपने संस्था चला रहे हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत हेल्प करती है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको ये बीमारी है, हम अपनी पूरी कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि डिजायर्ड रिजल्ट
रिजल्ट कुछ अलग हो उसके सोच से, बिल्कुल। तो ये बात जरूरी है कि उसको पहले से उस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा जाए। और जो भी मरीज हमारे पास आता है वो परेशानी में ही आता है। कई बार हमारे पास भी बहुत सारे मरीज हो जाते हैं और हम गुस्सा भी हो जाते हैं, तो एंड में चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, और कई बार इतने फालतू सवाल और इतने बेतुका सवाल है, लेकिन मैं सोचती हूँ वो बेतुका हमें ही तो लग रहा है, उसके लिए तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसकी लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपने दिमाग का स्तर उसके दिमाग के स्तर के साथ नहीं मिला सकती। मैं एक चिकित्सक हूँ जिसने 15 साल पढ़ाई की है, फिर उसके बाद 20 साल प्रैक्टिस की है, तो 35 साल का तजुर्बा मैं अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ। तो पेशेंट तो मुझसे कई बार ऐसी बातें पूछेगा जिसका कोई ना सिर है ना पैर है। हालांकि आजकल पेशेंट गूगल से सब कुछ गूगल करके आते हैं, उनमें ज्यादा मुश्किल होती है। अच्छा। क्योंकि वो फिर आप पर भरोसा कम करते हैं और गूगल पे भरोसा ज्यादा। हाँ। वो सोचते हैं कि ये डॉक्टर को कुछ नहीं पता, ये तो गूगल में तो मैं ऐसे पढ़ा था। तो कई बार छोटे से टाइम में आप पूरी डॉक्टरी तो नहीं उन्हें पढ़ा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्मुलेट कर लिए हैं। अच्छा। पंच लाइन्स जिसे कहते हैं ना, जिससे कि मैं कोशिश करूं कि मैं उन्हें क्लियर कट उनकी बीमारी के बारे में बताऊं और उनका सही तरीके से इलाज कर सकूं। अगर उनको ये बात समझ में आती है तो वो रिपीट होकर आते हैं, अगर नहीं आती समझ में तो वो और डॉक्टर से अपना ओपिनियन लेने चले जाते हैं। पर ज्यादातर लोग समझते हैं कि मैम कोशिश कर रही हैं हमें समझाने की, और लोग समझ भी जाते हैं। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि कोई पेशेंट आता है उसके साथ कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बट इन सब के बीच जो क्योंकि महिलाओं की बात चल रही है, मैं जब आपकी जो प्रोफाइल चेक कर रहा था तो प्रोफाइल में पॉश को लेकर भी एक आपने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, और क्योंकि हम भी जब ऑफिस में होते थे तो हमारी भी एक पॉश की जो मीटिंग हुआ करती थी, जो हमारी जो सीनियर्स कलीग्स होती थी वो उसमें मीटिंग में जाती थी। बहुत कम लोगों को उसका पता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए वो लोगों तक पहुँचे कि पॉश क्या है, कैसे काम करता है, और जो समाज में जो महिलाओं के प्रति जो एक तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर एक तरीके से लगाम लगे। जो घटनाएं घट रही हैं उनकी लगाम जागरूकता से ही लग सकती है। पहली बात तो पॉश जो कमेटी है वो कार्य क्षेत्र पे लैंगिक उत्पीड़न की एक कमेटी है जिसकी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की प्रेसिडेंट मैं हूं। तो उस पॉश कमेटी के अंतर्गत जो गाइडलाइंस हैं उसमें ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी ऐसा संस्थान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई एक रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जिसमें की महिलाएं भी हैं, पुरुष और महिलाएं, और 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या आंतरिक जांच कमेटी बनानी जरूरी है। ये अनिवार्य है, ये एक लॉ है। और उस कमेटी के अंदर 5 सदस्य होने चाहिए। 5 सदस्यों में जो प्रेसिडेंट है वो वहीं की कोई महिला हो सकती है, जो वहीं के शायद कार्य क्षेत्र के अंदर काम करती है, वो कोई सीनियर महिला हो सकती है, और बाकी के जो 4 लोग हैं जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो बाहरी इंसान हो, जो आपके उससे कनेक्शन ना रखता हो, तो या फिर कोई एनजीओ का आदमी या औरत हो सकती है, और एक आदमी भी हो तो अच्छी बात है। पॉश कमेटी केवल और केवल महिलाओं की जो समस्या है उसको सुनने के लिए है, ये आदमियों की समस्या को सुनने के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है विशाखा कमेटी जो है, और ये एक बहुत बड़ा जो हम महिलाओं के पास एक हथियार भी है। तो उसको अगर आपको कार्य क्षेत्र पे कोई भी ऐसा चीज होती है जिससे आप असहज महसूस करते हैं, चाहे कोई आपको उल्टे सीधे टेक्स्ट करता है या आपको उल्टी सीधी बात कहता है, या कोई भी सेक्सुअल नेचर की कोई ऐसी बात करता है, या कोई ऐसी फोटो भेजता है जिससे कि आप कार्य क्षेत्र में आपके दिमागी टेंशन हो रही है, आप काम नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी बात हो, तो आप अपनी पॉश कमेटी जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर है उसको एक लेटर सौंप सकते हैं। और इस पॉश कमेटी की 5 मेंबर्स जो मैंने बताए थे, इन 5 के आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर इनके फोन नंबर्स लिखे होने चाहिए और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी महिला को कंप्लेंट करनी है तो उसको पता हो कि ये नोटिस बोर्ड है, इस पे ये जानकारी लिखी है, कभी भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हूँ। पॉश कमेटी का लक्ष्य है कि सभी को सुरक्षित कार्य क्षेत्र देना। तो महिलाओं को अगर सुरक्षित कार्य क्षेत्र मिलेगा तभी हमारी महिलाएं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी। बहुत से टाइम होती है कि महिलाएं आगे निकल कर ही नहीं आती, वो बता ही नहीं पाती कि उनके साथ क्या चल रहा है, वो घर में किसी को नहीं बता पाती। तो पॉश कमेटी का एक और प्रोविजन है कि इस सब जांच को और इस सब प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है। अच्छा। इसमें आप ना तो महिला का नाम ले सकते हैं
ना ही आप उसके बारे में कहीं मीडिया में या प्रेस में कहीं आइडेंटिटी पे भी नहीं दे बता सकते हैं। बिल्कुल। तो जितनी भी पॉश कमेटी की आज तक हमने इंक्वायरीज की हैं, हमने कभी भी उनमें से जो महिला है उसका नाम कहीं रिवील नहीं किया, और जो भी आगे कार्यप्रणाली चल रही है वो उन्हीं 4 लोगों के 5 लोगों के बीच में रहनी चाहिए। तो पॉश कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जिन जिन के कार्य क्षेत्र में 10 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं, पर आपके यहाँ अभी तक पॉश कमेटी नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरी एक रील भी देख सकते हैं, या पॉश कमेटी के बारे में पढ़ें। और पॉश कमेटी की स्थापना तुरंत से तुरंत कीजिए। इसकी मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, और वो जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनके साइन उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। ये एक मतलब लीगल एक वो है, आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है। हाँ, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक ये है। अनिवार्य है। तो कृपया इस पर आज ही ध्यान दें। ठीक है, ये तो हो गई पॉश की बात। अब क्योंकि महिलाओं के उत्पीड़न की बात जब चली है तो पुरुषों का उत्पीड़न भी आता है। बिल्कुल। और पुरुषों के उत्पीड़न के लिए जब हम देखते हैं तो मेरे जहन में बहुत जो रिसेंटली कुछ घटनाएं हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। ड्रम में भर कर रख देना, हाँ, हाँ। और किसी को पिलर में चिनवा देना। तो ये घटनाएं अभी हाल में ही बढ़ी है, और इसको लेकर एक एक ना डिबेट क्रिएट हो गई है कि वाई ओनली वुमेन्स, मतलब कि महिलाओं के लिए ठीक है आप कुछ कमेटी बनाते हैं, बट पुरुषों के उत्पीड़न को लेकर आवाज बुलंद नहीं की जाती, उस तरह से होती है लेकिन उस तरह से नहीं हो पाती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। इक्वालिटी बहुत मुश्किल है। तो इक्वालिटी मुश्किल किस लिए है? देखिए, अगर हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, थोड़ा फर्क है इसमें, महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी में बहुत फर्क है। अगर हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि भाई समान होना चाहिए, पुरुष और महिला को समान होना चाहिए, तो जो बसों के अंदर महिलाओं के लिए बैठने की सीट है वो हम ना मांगे, और कोई अगर हम वो मांग रहे हैं, हम अगर रिजर्वेशन ना मांगे। लेकिन अभी ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो उत्पीड़ित हैं, और इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, कि जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जब हम इक्वालिटी में, जैसे बिलीव करती हूं मैं, और इक्वालिटी जब हमारे अंदर आ जाएगी, तो तब ये परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। तब वो दोनों पुरुष और महिला के लिए एक जैसे कानून होंगे। फिलहाल महिलाओं को एज इसलिए दी गई है कि ऐसे आपको कुछ इंसिडेंट सुनने में आए हैं जहां पुरुष का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन ऐसे हजारों इंसिडेंट दबे हुए हैं, सुनने में नहीं आए, जो जहां महिला का उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। वो बात अलग है कि हम अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें, उसकी वो बात पॉपुलर हो जाती है, रील वायरल हो जाती है ना, लेकिन ये तो नहीं है कि वो रील सत्य है। बिल्कुल। जरूर मैं मानती हूँ कि पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है। कई वैवाहिक पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान है, पर उनको पता नहीं है कि हम कहाँ जाके उनकी कंप्लेन करें। कई सारे ऐसी जगह होती होंगी जहां उनके ऊपर भी मानसिक उत्पीड़न हो रहा होगा। मैं ये बात को पूरी तरह अग्री करती हूँ, लेकिन ये टाइम आएगा। फिलहाल वो टाइम अभी नहीं है, क्योंकि बहुत से आप कह रहे हैं ना कि जैसे 2-3 केस ऐसे उजागर हुए हैं पुरुषों के उत्पीड़न के, तो मेरा ये कहना है कि हजारों केस ऐसे महिलाओं के उत्पीड़न के हैं जो कभी उजागर ना हुए हैं, ना शायद होंगे। तो इस बात को समानता तोलकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी बिलीव करती हूँ कि पुरुष और महिला दोनों एक ही पन्ने के, मतलब एक ही सिरे के दो पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये मानूंगी मैं। तो ये तो बात हो गई महिलाओं की। अब इसको थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हम नजीबाबाद की तरफ आते हैं। नजीबाबाद में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आप जिस रोड से अभी आई होंगी तो आपने वहाँ की हालत देख ही रही होंगी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका मालन नदी वाला एरिया है, वहाँ पर आपने देखा होगा, जो मुझे पता चला है कि आपने वहाँ पर वर्क कराया था। इसके अलावा कुछ और भी वर्क कराए हैं आपने नजीबाबाद में, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें। मालन नदी में जी, मालन नदी जैसे माँ है ना, जैसे नजीबाबाद की माँ है, और कहते हैं कि शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म इस मालन नदी पे हुआ था, जिसके नाम से भारत हमारा देश है। तो मैं मानती हूँ कि मालन नदी हमारे देश की माँ है, मैं ये मानती हूँ। जब मुझे कभी एक दिन मछलियों को चारा देने के लिए मैं मालन नदी के लिए जाना चाह रही थी, तो मेरे को नजीबाबाद रहते रहते कम से कम 10-12 साल हो चुके थे तब। अच्छा। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा था मेरे को मालन नदी ले चलो। तो मैंने सुना था कि मालन नदी हमारे घर के पास नहीं है, मैं बहुत कम नजीबाबाद में बाहर निकलती थी, तो वो लेकर गया, और मैं कह रही हूँ कि कहाँ है, अरे ये तो वो नाला है,
अरे अच्छा यही है मालन नदी, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा ये तो नाला है, मैं यहाँ कहाँ कोई मछली होगी, यहाँ कहाँ मैं वो आटे की गोली डालूं, छोड़ो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि कहीं हम इसको साफ नहीं कर सकते, ऐसे ही उससे बोल दिया। उन दिनों मेरी सर्जरी हुई थी, एक आध महीना ही हुआ था उसको। अच्छा। तो मैंने उससे कह तो दिया, पर मेरे दिमाग में वो चीज घूमती रही। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। जीवन में चुनौतियां आती है ना, तो मेरे को जैसे कार को स्टार्ट करके इग्निशन मिलता है, मुझे चुनौतियों से इग्निशन मिलता है। तो वो एक चुनौती आई मेरे जीवन में, मैंने बहुत उस पर सोचना शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे हॉस्पिटल की जितनी स्टाफ है सबको कंपलसरी कर दिया कि थर्सडे के दिन सुबह 8 बजे से आना है सबने, जो भी मॉर्निंग वाला स्टाफ है 8 बजे से आएगा, हम सारे चलेंगे और मालन नदी साफ करेंगे। वेरी गुड। तो ऐसा हमने हर थर्सडे को करना शुरू किया। अच्छा। बात फैलने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि कुछ कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैंने अपने जो हॉस्पिटल के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वीपर स्टाफ को बोलेंगे भाई जाओ तुम साफ कर लो और हम खड़े हैं ऐसे बन के देख रहे हैं, फोटो खिंचवाने वाला टाइप नहीं। हमने पूरे ग्लव्स पहने, उस समय कोविड नहीं था, कोविड से पहले की बात है, 2017-18 की बात है। तो उस समय हमने भी वहां का कूड़ा साफ करना शुरू किया। फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू किया। अच्छा। शेयर भी मैंने काफी दिन बाद किया, जब मुझे समझ आया मैंने सोचा कि चलो इसे सोशल मीडिया पे शेयर करके देखते हैं। इतनी मुझे लोगों से घृणा मिली, इतनी मुझे लोगों से जजमेंट्स मिली कि ये इन्होंने तो ठेका ले लिया है, ये तो डॉक्टर है, ही मतलब अरे इतना हंसी आती थी लोगों को कि ये कैसे ये काम कर रही हैं, और वो भी लेडी होकर। मैंने नजीबाबाद में तब कोई लेडी को ऐसे सुना नहीं था कि वो बाहर जाके कहीं कोई सफाई वगैरह का कोई काम शुरू करती है, और वो भी इस ओहदे पर। तो और मुझे जरूरत भी नहीं थी, मैं तो आराम से अपने एसी रूम में बैठकर वो कर सकती थी। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे ये नदी नाला कैसे लगी, ये नदी तो नाला है, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आंख मूंद करके बैठे हैं, किसी का ध्यान क्यों नहीं है इस पे। वो चीज मुझे बहुत कुचोटने लगी। अच्छा। मेरा मेरा कोई अंदर वो नहीं था, लेकिन फिर उसको बहुत ज्यादा लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया, लायंस क्लब, लायनस क्लब, रोटरी शहर के, और किसान यूनियन, काफी सारे लोग फिर धीरे धीरे करके उसके पीछे आने लगे। और अंत में मुझे लगता है कि मालन नदी की शायद शुरुआत भले ही मैंने की हो, लेकिन अंत में बहुत सारे लोग श्रेय लेने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो मैं सोचती हूँ कि अगर श्रेय भी लिया तो चलो, उन्होंने कुछ कार्य तो किया। फिर हमने काफी हद तक उसका कूड़ा यहाँ ना फिकवा कर शहर के बाहर फेंकवाना शुरू किया। फिर भी अभी बहुत चैलेंजेस हैं उसके अंदर, मैं मानती हूँ, पर कहीं शुरुआत तो हुई, कहीं किसी ने सोचा तो कि नदी को साफ करना तो है, इनिशिएटिव लिया है। वैसे ही जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया होगा जब मोदी जी आए होंगे, क्योंकि उन्हीं का ये वो है शायद 2014 के बाद, 14 के बाद, राइट। तो 2008 में मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिसमें हम भ्रूण हत्या के लिए अंकुश लगाने के लिए हमने 400 डॉक्टर इकट्ठा किए थे भारत बैंक्वेट हॉल में। अच्छा। और सिग्नेचर कैंपेन किया था। उसकी शायद हो सकता है किसी मेरे पुराने वीडियो कैमरा में फुटेज भी हो। तो उसकी काफी वो दिल्ली से आए थे वो लोग, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड करती थी, और अल्ट्रासाउंड को हमेशा रिलेट किया जाता था भ्रूण हत्या से। और उन दिनों भ्रूण हत्या इतनी रैम्पेंट थी, हर जगह डिटेक्ट करा के कहीं डॉक्टर्स भी मिले थे, कई लोग भी मिले हुए थे, तो किसी का भी ध्यान उस पर बहुत ज्यादा नहीं था। तो जब मुझे ये पता लगता था कि लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं, और एक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है, देखिए मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैंने अल्ट्रासाउंड भी साथ साथ किया। अच्छा। तो मुझे एक ऐसा लगता है जैसे आपका राइट हैंड होता है, वैसे आपका लेफ्ट हैंड मेरा अल्ट्रासाउंड है। राइट हैंड मेरा अगर लिखता है तो लेफ्ट हैंड मेरा अल्ट्रासाउंड करता है। तो मतलब दोनों चीजें मुझे लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर पीएनडीटी लॉ है और कई सारी चीजें हैं, और उस लॉ की वजह से हम लोगों को प्रतिबद्ध किया जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। और इतनी जरूरी चीज है, इतनी इकोनॉमिकल चीज है, आप सोचिए 500-600 में एक अच्छा डायग्नोसिस आपको मिल जाता है एक पेशेंट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी उस समय। तो मैंने इसके खिलाफ उस समय से 2008 से कार्य करना शुरू किया था। तब मैं सोशल मीडिया पे बहुत नहीं थी, सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ 2016 में। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे पहले यहाँ सोती थी। वो बात अलग है कि मैंने ये देखा है अपने जीवन काल में, कि सोशल मीडिया पे आने के बाद आपके कार्य को रिकॉग्निशन मिलती है। मैं रिकॉग्निशन की भूखी नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद ही रिकॉग्निशन मिली, जबकि काम हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के आने से या किसी पॉलिटिक्स के लिए या किसी उसके लिए नहीं कर रहे। कि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि नजीबाबाद बिजनौर का उद्धार हो, और कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर 0.1% भी मेरा कोई वो हो कंट्रीब्यूशन, योगदान, तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मालन नदी को लेकर जिस तरह से मैम ने अपना एक अभियान चलाया था, और वो अभियान जो है सक्सेसफुल हो भी रहा है,
लेकिन इन सब के अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर जो लोगों ने कहा है। तब ये हाल ही में आपने देखा होगा कि ये जो हरिद्वार बाईपास है, इसको लेकर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं। हम्म। यहाँ से जब आप आई होंगी तो एकदम धूल का गुबार उठता है। पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर जो है सियासत शुरू हो गई है। इसके अलावा स्टेप ग्राम का मुद्दा हर बार उठता है। मैं बताना चाहूंगी उसी के बारे में। तो खाली मालन नदी के नहीं, मालन नदी के बाद मैंने स्टेप ग्राउंड का मुद्दा 2012 में उठाया था, क्योंकि स्टेप ग्राउंड कई लोगों के कहने के मुताबिक स्टेप ग्राउंड जो था उसको कभी भी वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था एक प्लेग्राउंड में। तो मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। 2012 में मैं 2009 में मैं लायनस क्लब की प्रेसिडेंट बनी और मैंने एसडीएम को पहला लेटर दिया था। अच्छा। शायद 2009 या 12, मुझे ये भी याद नहीं है। लेकिन तब से मेरे दिमाग में था कि इस स्टेप ग्राउंड को किसी भी तरह मैंने एक प्लेग्राउंड का दर्जा देना है। लेकिन मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ हाँ। कि यहीं पर कुछ लोग हैं जो इस बात का क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है और हमने, मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो मुझे जैदी जी मिले जिनका अभी इंतकाल हो गया। हाँ। जो जैदी जी थे वो उतनी बड़ी फाइल थी उनके पास उन दिनों ही 12 से इसके बीच में 16 के बीच में। तो उनके पास इतनी बड़ी फाइल थी कि हम लोग ये स्टेप ग्राउंड के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कोशिश है, उसमें क्या परेशानी आ रही है? तो उन्होंने कहा इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर लाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ी एक स्कीम बताई मुझे। तो मैंने ये दिल में सोच लिया मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बता दो बस करना क्या है, एग्जैक्ट करना क्या है। तो मैं उन समय डीएम के पास गई। तो ये उनको भी समझ में नहीं आया। पांडे जी थे डीएम। फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर मेरा दोबारा से उजागर हुआ कि इस स्टेप ग्राउंड को अभी तक भी ये नहीं बनाया गया है और अब मैंने इसको जिद पे ले लिया था कि मैं इसको करूंगी। तो मैं तब हमारे उमेश मिश्रा जी थे, हमारे जो डीएम थे। अच्छा। और मेरे सुनने में आया था कि वो काम बड़ा फटाफट कर रहे हैं और काम अच्छे से कर रहे हैं। तो कई मीटिंग्स में वो हमको बुलाते थे जिसके अंदर जैसे नजीबाबाद को गेटवे बनाया जा रहा था तो क्या क्या होना चाहिए, आइडियाज के लिए बुलाते थे, क्योंकि प्रबुद्ध नागरिकों की एक मीटिंग होती थी जिसमें बुलाते थे। तो कई बार मेरी उनसे ये बात भी हुई थी। फिर मैंने खेल उत्सव कराया। अच्छा। खेल उत्सव के अंदर 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसको अमर उजाला के साथ मिलकर मैंने कराया। और अमर उजाला के साथ कैसे मिलकर कराया ये भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि अमर उजाला के जो हेड थे उन्होंने मेरे से कहा आपको इस मामले में जो भी आपका सपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि बात जब तक मुद्दा नहीं बनती ना तब तक होती नहीं है। हाँ। तो मैंने अमर उजाला के, वो दिल्ली में मुझे किसी पार्टी में मिले, उनसे मैंने सपोर्ट मांगा कि हम अपने छोटे सी एक चीज है, यहाँ हमारे एक स्टेप ग्राउंड है जो कि जीआईसी में आता है। मैंने उमेश मिश्रा जी को ये बात समझाई। उन्होंने कहा जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। हाँ। तो क्या दिक्कत है? तो गवर्नमेंट की जो चीज है वो सभी की है, जो गवर्नमेंट की चीज है। ये बात उन्होंने मुझसे कही। अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन सर वहां पे तो कोई बनाने नहीं देते, उसकी साफ सफाई करा दीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, हम ही वहां पेड़ लगा देंगे, हम ही वहां झूले लगा देंगे, आप थोड़ी बहुत वो करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रॉपर तरीके से बनेगा। पहली बार उमेश मिश्रा जी जो डीएम सर हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि उन्होंने पहली बार कहा कि यहाँ बन जाएगा ये आपका प्लेग्राउंड। अच्छा। तो और प्लेग्राउंड नहीं, मिनी स्टेडियम। और उन्होंने हमारे पूर्णो बोहरा जी जो अभी तक भी हमारे सीडीओ हैं उनको ये बताया कि आप इसमें ये बनाइए। तो खैर वो बात हो गई, खत्म हो गई। मैं वापस आ गई। खेल उत्सव में मैंने उमेश मिश्रा जी को बुलाया, पूर्णो बोहरा जी उस समय जो एसपी थे, सारे लोग आए। हमारे जो भारतीय भैया और बहुत से आसपास के, कानपुर में कराया था ये खेल उत्सव, जिसमें 2000 लोग शामिल हुए थे। तब उनके अपने वर्ड्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड भी हैं, कि उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत हल्के में लिया था मैं जब आप आई थी। अच्छा। तो मैंने तब सोचा था कि आप कह ही रही हैं, क्या करा लेंगी आप ये इस पार्क को लेके, इस स्थान। इस बीच में मुझे नहीं पता कौन लोग गए उनके पास, कौन नहीं गए, क्योंकि किसी की अगर कोई गए होते तो 2012 से मैं भी ट्राई कर रही थी, कोई इस तरह का कोई था ही नहीं जो सुनता ये बात। खैर उन्होंने प्रॉमिस किया। मैंने वो खेल उत्सव कराया कानपुर वाले ग्राउंड के सामने। अच्छा। मैंने उनके कहा इसी तरह का एक ग्राउंड नजीबाबाद में खाली है सर। हाँ। उसको आप कराएंगे। तो उसी महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये ऑर्डर दिया। पूर्णो बोहरा जी ने वो ऑर्डर उठाया। उसके बाद जो भी अपना चेयरमैन बना, उनको ऑर्डर मिला कि आपने ऐसा करना है, तो उन्होंने वो किया और ये कहा कि ये हमने कराया है। अच्छा। तो ये तो लेकिन उसके पीछे की बात किसी को नहीं पता कि जो पीछे झाड़ू लगा है। हाँ। जब आप एक बतख को देखते हैं ना तो हाँ। आपको ये लगता है क्या स्मूथली
चल बतख रही है, हाँ। तैरती हुई जा रही हाँ। है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता वो नीचे कितने पैर मार रही है। हम्म। तो उसके नीचे के जो पैर थे वो किसी को नहीं पता। ये आज मैंने बात आपके पॉडकास्ट के थ्रू खोली है कि उसके पीछे इतनी कार्यकारिणी थी और ये सब प्लानिंग थी इस तरीके से कि उनको बुलाया जाए, और मुझे पता था कि ये कर देंगे, हाँ। ये करने वाले इंसानों में से। और उन्होंने उसी महीने के अंदर पूर्णो भौरा जी जो हमारे सीडीओ आज भी हैं, हाँ। उनको वो दिया, और उन्होंने पहले इसके ऊपर लाइट्स लगाई, फिर उसके ऊपर एक ये फैसला हुआ। ये सब चीज मैं जब डीएम ऑफिस में थी मेरे सामने ही तय हुई थी। अच्छा। और ये जो एक बैठने का तरीका, वहां पे बैठने की कोई जगह थी, मैं उसके बाद से स्टेप ग्राउंड गई नहीं जब से किसी ने श्रेय लेने की कोशिश की। मुझे प्रेस में किसी ने बता दिया कि आप आइए क्योंकि आपने ही इसके लिए मेहनत की है। हाँ। तो ईंट रखी जा रही है वहां, तो आप भी आइए। अच्छा। तो मैं चली गई, लेकिन उसके बाद से मैं वहां नहीं गई। अच्छा। और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर जो कोई ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही अब आगे कराएगा। जो मेरे करने का कार्य था, मेरी जहां तक जिद थी, मुझे अपनी जिद की वजह से करना था। मुझे नजीबाबाद के लिए करना था। मुझे ये था कि मेरे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पार्क नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कहीं भी दिल्ली नोएडा कहीं भी जा सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन मुझे था कि यहाँ के बच्चों के लिए जो मैं करना चाहती थी अपने मन से, मैंने वो कर दिया। मेरा कार्य खत्म, बाकी सब मेरे कर्मा लिस्ट में भगवान डाल रहे हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि क्रेडिट गोज टू यू? नो, आई डोंट वांट द क्रेडिट। मैंने कई बार कहा है, मैं जितने भी मेरे काम किए हैं, मुझे उनका क्रेडिट शायद नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे ये चाहिए कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें कि हाँ इन्होंने किया है। आप उसको मानते हैं तो ठीक है, आप उसका क्रेडिट ना दे, क्या मिल जाएगा मुझे क्रेडिट? मैं तो वही डॉक्टर रहूंगी, क्या मिल जाएगा? आप मुझे पद्मश्री दे देंगे तो भी क्या हो जाएगा? मैं क्या नई गाड़ी में घूमने लग जाऊंगी या एयर जेट में घूमने लग जाऊंगी या और खूबसूरत हो जाऊंगी? अच्छा, पद्मश्री से मुझे याद आया, विष्णु और रत्ना आप हैं ऑलरेडी और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा महिलाओं के बारे में फिर से लौटते हैं। कुछ महिलाओं के लिए ब्यूटी टिप्स चाहिए अगर, तो क्या क्या उनको करना चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस लेवल कम रखना चाहिए। अच्छा। अपना खुश रहिए, खुले विचारों के साथ रहिए, और अपने आसपास के लोगों को जितना खुश करेंगे तो आप भी उतना खुश रहेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है। ओके। क्योंकि मुझे चाहिए पीस। और दूसरा, खूब सारा पानी पिए, एक्सरसाइज करें, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अंदर से अगर कोई खुश रहेगा और डिटर्मिन्ड रहें, कि जैसे आप कहते हैं कि आज मुझे इस तरह से बनना है या ये तरह की बॉडी चाहिए, अगर आप खुश हैं इस बॉडी में, इस हेयर स्टाइल के साथ, इस कलर के साथ, तो ठीक है, सब चीज ठीक है। तो क्योंकि दुनिया में हर एक की एक अलग पहचान है। आप खूबसूरती को कैसे रेट करेंगे? एग्जैक्टली। आप मेरी नजर में ये चीज खूबसूरत है तो आपकी नजर में वो चीज खूबसूरत हो सकती है। तो अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं तो वो झलकता है, कॉन्फिडेंस। तो खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ठीक। इसके अलावा जो भी अभी बात मैं कर रहा था कि फैमिली को लेकर, फैमिली में भी कई बार ऐसे हो जाता है कि स्ट्रेस हो जाता है। कई बार कुछ जो आज की जो जेंजी है वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। क्या घर में भी कभी बेटे बात मानते हैं, नहीं मानते? बहुत बार नहीं मानते। नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। फिर कैसे समझा जाता उनको? मुझे लगता है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा। मैं हर चीज, ऐसा नहीं, बहुत आसान नहीं है कि मैं उन पे हर चीज थोप दूं कि ये करना है। मुझे लगता है ऐसे कैसे कर लेते हैं पेरेंट्स, उनके बच्चे ऐसे कैसे मान लेते हैं? शायद मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गई अपनी परवरिश में, लेकिन उनका अपनी रीजनिंग है ये करने या ना करने के लिए। तो उनको अपनी रीजनिंग देने का मैं मौका देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इनकी रीजनिंग अपने तरीके से सही है। जरूरी तो नहीं है ना कि वो भी डॉक्टर राखी ही बने। अर्नव है वो अर्नव ही बनेगा, काविन है वो काविन ही बनेगा, डॉक्टर संदीप है वो डॉक्टर संदीप ही रहेंगे। जरूरी थोड़ा सब मेरे हिसाब से ही सब चीज करें। एज लॉन्ग एज उनकी परवरिश इस तरह से होनी चाहिए कि वो सबका सम्मान करते हो और कोई गलत आदतों में ना हो, तो मुझे लगता है कि तब तक सॉर्टेड है। बाकी वो जो भी करना चाहे, जरूरी थोड़ा है कि मेरा बड़ा बेटा जैसे बिजनेस में जाना चाहता है, वो डॉक्टरी नहीं करना चाहता, तो ठीक है, छोटा वाला डॉक्टरी करना चाहता है तो हम खुश हैं। लेकिन अगर कल वो कहे कि मुझे भी किसी और फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टरी में स्ट्रेस होता है या पसंद नहीं है, तो शायद हम समझेंगे उसकी उस बात को। तो एज लॉन्ग एज वो अंदर से एक अच्छे इंसान है, तो मुझे इतना डर नहीं है। डॉक्टर संदीप से याद आया मुझे, तो विद योर परमिशन मैं कुछ और पर्सनल सवाल पूछूंगा कि आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। कहाँ मिले थे पहली बार? बैंगलोर। हम दोनों, मैं डॉक्टर संदीप मेरे सीनियर हैं कॉलेज में। ओके।
तो कॉलेज में 1 साल सीनियर थे मुझसे। ओके। तो बस वहीं मैंने देखा चंडीगढ़ की बाइक का नंबर। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चंडीगढ़ तो फिर भी ठीक है। मैं दिल्ली से थी। हाँ हाँ। मैं बहुत उस समय एक अलग दिल्ली में टाइप कहाँ की, से? दिल्ली में मैं लाजपत नगर तब अच्छा, रहती थी। लाजपत नगर। तो मैं बहुत अलग टाइप का सोच रखती थी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि दिल्ली से नहीं है तो कम से कम यूएसए से तो होना ही चाहिए। हाँ। अभी क्या पता था कि भगवान ने क्या किस्मत में लिखा है। तो मैंने कहा चंडीगढ़ भी छोटा सिटी नहीं लगता, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं था। हाँ हाँ। तो मुझे लगता था कि चलो चंडीगढ़ भी छोटा सिटी नहीं होगा, हाँ हाँ। ठीक ही होगा, दिल्ली से कितना खराब होगा पक्के। मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर संदीप से एक बार ये चीज पूछी थी कि तुम्हारे झोपड़ी टाइप है वहां पे या पक्के मकान है। तो मेरा सेंस ऑफ छोटी जगह का सेंस ये था कि मुझे ये तक नहीं पता था कि छोटी जगह का मतलब क्या होता है। हाँ। तो लेकिन ऊपर देखिए ना क्या डेस्टिनी उसने लिख के भेजी थी कि कहाँ आना था और क्या करना था। आज कोई मुझसे पूछे तो मैं उनको, आज नजीबाबाद के लोगों को या बिजनौर के लोगों को भले एक बार को दिल्ली में जाके शर्म आ जाए, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं यहाँ से हूँ और मैं यहाँ के लिए कुछ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मैंने यहाँ कुछ चेंज लाने की कोशिश की है। तो ये बात है। तो डॉक्टर संदीप मिल गए फिर? बस डॉक्टर संदीप मिल गए तो उनकी मम्मी ने कहा किसी को बताना नहीं कि लव मैरिज है, मैं बोलूंगी कि मैंने लड़की ढूंढी है। हमने कहा ठीक है जी, आप बोल दो पर शादी करा दो। तो पहले हमारा ये था कि हम लोग लंदन जाके दोनों प्लान दें, सेटल हों। अच्छा। लेकिन डॉक्टर संदीप की मदर फादर का शुरू से ही ये क्लियर था कि पूजा जो उनकी जो सिस्टर थी डॉक्टर संदीप की, उसकी डेथ के बाद वो चाहते थे कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बढ़े, लोगों को और मेडिकल फैसिलिटी मिले। तो उनका शुरू से ये चीज थी। तो हमने फिर उन्हीं की इच्छाओं का मान रखते हुए, जैसे कि हम उस जमाने के थे, तो उन्हीं की इच्छाओं का मान रखते हुए, अपने मन को मारते हुए काफी साल तक यहाँ जब निकाल लिया तो फिर चली गई गाड़ी, तो चली गई। तो देखिए ना उसका बेनिफिट कितना हो रहा है। आज हम देखते हैं पूजा हॉस्पिटल के अंदर देखिए आप कितने लोग यहाँ पर पेशेंट्स हैं, हाँ। उनको कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। बिल्कुल। तो वो हमारा जो लक्ष्य था वो हम किसी हद तक पूरा कर पा रहे हैं। हम यही सोच के हमें अच्छी खुशी मिलती है। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि अच्छी जगह पे जहां आप रह रहे हैं उसी कोई एक अच्छी जगह बनाए, तो है ना बात। हाँ। अच्छा, अभी ये तो हो गई फॉर्मली जितनी भी बातें चल रही थी वो सब चीजें हो गई है। अब थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट की तरफ आता है। अच्छा। तो डॉक्टर राखी को मैं जब रील में देखता हूँ और एक डॉक्टर के नजरिए से देखता हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट के नजरिए से देखता हूँ, तो 3 प्रोफाइल अलग अलग दिखती हैं। तो क्या डॉक्टर राखी सिंगिंग भी करती है? हाँ, लेकिन आज बहुत दिनों से मैंने गाया नहीं है, मुझे गाने के लिए मत कह देना। एक्चुअली क्या है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठ जाती हूँ ना, मैं उसी टाइप की हो जाती हूँ। जैसे मैं जिस जगह आ गई वैसी बन गई। हाँ। तो ये मेरे अंदर शायद खूबी कह लीजिए। हाँ। कि मैं जहां जाती हूँ, जिस टाइप के फंक्शन में जाती हूँ उस टाइप के ही ड्रेसअप कर लेती हूँ, उसी टाइप का मेरा अटायर हो जाता है। कोई बहुत एलीट फंक्शन है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे तो मैं और टाइप के कपड़े पहनती हूँ। जहाँ ऐसे लोग हैं जो गांव की महिलाएं हैं या जिनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक बहुत वर्सेटाइल पर्सनैलिटी दी है जिसमें मैं किसी के साथ भी घुल मिल जाती हूँ कि उनको लगेगा ये अपनी सी है, ये ऐसी नहीं है कुछ जैसा देश वैसा भेष। बस बिल्कुल वही बात। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे क्योंकि हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जब आपके बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं तो आपको फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि भाई आई डोंट नो कि आपकी एज कितनी है, मैं पूछूंगा भी नहीं, बट ये है कि जब आपके 2 बेटे हैं और आपकी प्रैक्टिस के इतने बार हो चला है, तो इतनी एज होने के बावजूद भी आप कैसे उस चीज़ को फिट रख सकती हैं, मेंटेन रखती हैं? और फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, कई सारी रील्स लड़कियां देखती भी है, बट वो डॉक्टर राखी से जानना चाहती है कि वो डॉक्टर राखी अगर बनना चाहती है तो उनको क्या क्या करना चाहिए? डॉक्टर राखी क्यों बनना है? आप जो हो, मैंने वही बताया, अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहो। हाँ। अगर आप हमेशा ये स्ट्रेस लेते रहोगे, कल को मैं ही सोचूं मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी बॉडी चाहिए, हाँ। और मैं टेंशन लेती रहूं, स्ट्रेस, तो मुझे वो कोई फायदा नहीं है। मैं जैसी हूँ उसी के अंदर मुझे अपना निखारना है। हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करती हूँ, थोड़ा खुश तो हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्से में भी आ जाती हूँ। तो मुझे डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे डिसऑनेस्टी अगर किसी के सामने आती है या मिसकंडक्ट सामने आता है, किसी की चोरी या ऐसी कोई चीज सामने आती है, तो मुझसे कई बार सहन नहीं होता। तो वो एक मेरी थोड़ी सी कमी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक वर्च्यू भी है। तो डॉक्टर राखी बनने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ऑनेस्ट रहें अपने साथ और डिसिप्लिन लाइफ जिए। डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। तो आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं उसके अंदर आप 100% दें।
हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है आप नहीं सक्सेसफुल हो, पर आपको उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपने अपना 100% दे दिया। हमारे गीता में भी कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो जब आपने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि अगर हमने अच्छे से किया है तो हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट गलत आए। अगर हम कोई ऑडियो प्ले करते हैं तो क्या आप उसके ऊपर लिपसिंग कर पाएंगे? है हाँ, ऑडियो पे लिपसिंग कर दूंगी, ठीक है। तो हाँ, अभी एक हाँ, रील वायरल हुई थी। ओके। और वो क्योंकि जब सिद्धार्थ पूछते हैं उनसे कि ये हाँ। क्या खाते हो, कि वो सरसराहट सरसराहट सरसराहट। ओहो, वो बहुत वो मुश्किल नहीं है। मैंने तो मैंने पूछा कि हाँ, इसके अलावा और कौन से कर सकते हैं? क्या रील्स के ऊपर हाँ, लिपसिंग? लिपसिंग। मैं लिप ऑडियो प्ले सिंक कर दूंगा, नहीं नहीं, मैं इससे अच्छा तो मैं गा दूं, वो ज्यादा इजी लग रहा है गा मुझे। दीजिए जो भी आपका बेटर हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, होठों की कली कुछ और खिली, ये दिल पे हुआ है किसका इख्तियार, तुम कौन हो बतला तो दो, क्यों करने लगी मैं तुम पे एतबार, खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ मुझसे मैंने प्यार किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू, बढ़िया, थैंक यू, बहुत थैंक शानदार, यू, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाती हैं आप तो। थैंक यू, वेरी थैंक गुड। यू। यही तो चीज़ होती है। देखिए जब हम कभी पॉडकास्ट करते हैं तो लास्ट टाइम भी हमने 2-3 हमारे जो इन्फ्लुएंसर आए हैं या फिर बेजौल का जो भी टैलेंट आया, तो हमने उनसे इसी तरह से बात की, क्योंकि हम इनफॉर्मल रहना चाहते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में हैं, आप उसी को सामने लेकर आइए। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं यार, जैसे वो लाइक दूरदर्शन टाइप में, मैं दूरदर्शन को गलत कभी नहीं कहता हूँ, वो अपना उनका एक एक नीच है, उनकी एक लेवल है उनका अपना, और उनका अपना एक अलग ऑरा है। बट वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही है। पहले हम देखते थे कि बिल्कुल एकदम जो एंकर्स हुआ करती थी, हम हमारे साथ में भी हमारी कलीग्स हुआ करती थी, तो प्रॉपर साड़ी में बैठकर न्यूज़ दिया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिर कोट पैंट में हुआ, फिर वेस्टर्न में आ गई। तो वक्त के साथ साथ इंसान बदलना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट कि क्या डॉक्टर राखी पॉलिटिक्स में भी आने की सोच रही है? ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन मेरे से पूछा चले जाता है। अभी तो नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे, ये देश बदलेगा। जिस दिन अन्ना हजारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे, उस दिन देश बदलेगा। क्योंकि ये लोग अपनी सोच में समाज सेवी हैं और समृद्ध हैं। जिस दिन समृद्ध लोग पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे, उस दिन समाज बदलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मन से इच्छा हो कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, पर फिलहाल मैं अपने पेशे से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसको छोड़ने का मैं अभी सोच भी नहीं सकती। मैं बीच में 1-2 साल छोड़ चुकी हूँ उसको। अच्छा। तो और बहुत परेशानी के साथ वो साल बीते हैं, तो इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं, मैं समाज सेवा से खुश हूँ। और अगर कभी पॉलिटिक्स में आई तो फिर मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगी। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ऐसे लोगों की जरूरत है भी जो समाज सेवी भी हो, लोगों का दर्द समझता हो, मर्म समझता हो, खासतौर पर महिलाओं का। लेकिन मुझे बताइए कि सिर्फ इस बात को लेके कौन वोट देगा? क्या मेरे को मेरी कास्ट से अलग लोग वोट देंगे? जिस दिन ये समय आ जाएगा कि हमें एक समाज सेवी को वोट देनी है, हमें देश का विकास चाहिए, हमें इस प्रदेश का विकास चाहिए, जिस दिन लोग ये सोच के वोट करेंगे ना, उस दिन मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। तो क्यों नहीं देते
लोग इस तरह देश को बांट देते हैं, अपनी जाति, रिलीजन में, अपने अपने समाज, समाज जाति, में। और पता नहीं कितने की डिवीजन कर देते हैं। हम्म, लोग वोट देने जाते वक्त ये सोचते हैं कि ये काम का जना है या नहीं है, हम्म, ये मेरे समाज में यहाँ आके नजीबाबाद में मेरे साथ खड़ा होगा या बिजनौर में खड़ा होगा मेरे साथ हम्म, जब कभी भी मुझे जरूरत आएगी। क्या इनकी सोच इतनी विकसित है कि ये जानते हो कि क्या होती है, प्रोग्रेस होती क्या है? जब मैंने पूरा देश दुनिया देखी हुई है, मुझे पता है कि प्रोग्रेस का क्या लेवल है और हम कितने पीछे हैं। हम अपने आप को सांत्वना देते रहे कि हम ठीक है, हम बहुत आगे हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग अगर स्वदेशी अपनाएं तो हम पहुंच भी सकते हैं चाइना के लेवल तक या यूएस के लेवल तक। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो स्वदेशी अपनाना चाहेंगे? आज ही हमें बोलें तो हम सोचेंगे कि हम बाहर से ही कुछ खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सही बात। मेरे एक बदलने से क्या होगा? लेकिन हर एक इंसान के बदलने से देश बदलेगा। जब इंसान सिर्फ अपने समाज का या अपनी जाति या अपने धर्म के बारे में सोच के उठ के अगर सोचेगा और वोट देगा, तभी आप समाज को बदल सकते हो। हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या फायदा इस लोकतांत्रिक देश का जब हम सब ये सोच के वोट देंगे कि हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये हिंदू है, या इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये मुस्लिम है, चाहे वो हमारे समाज के लिए कितना ही कुछ ना क्यों ना करता हो। हम अभी उस चीज से नहीं ऊपर उठे हैं, तो मेरे जैसे लोग अभी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें कुछ रैपिड फायर भी करते हैं अभी कि पॉलिटिक्स में अगर चॉइस दी जाए तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बीएसपी एंड आम आदमी पार्टी, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, ओके, मतलब क्योंकि सबके थोड़ी चीजें मैं चाहती हूँ। मुझे किसी एक से पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं है, हालांकि मैं बीजेपी में हूँ बाय द वे, लेकिन मुझे ये लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऊपर उठ के अगर सोचनी है, अगर पॉलिटिक्स में आती हूँ तो शायद इंडिपेंडेंट। हाँ, क्योंकि ये कि उसके अंदर आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगेगा और मुझे वो सभी लोगों का सपोर्ट जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ में ना मुझे सभी को खुश रखना है, पता नहीं एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक पार्टी के होके यहाँ से कोई भी एक चीज ऐसे जीत सकते हैं, और बिना जीते मैं कोई चीज ऐसी लड़ती नहीं जिसमें मैं जीतूंगी नहीं। अगर मैं लड़ूंगी तो मैं जीतूंगी। तो 2027 का तो अभी चुनाव नजदीक है, तो उसमें हम सोच सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अभी तो ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मैं जितना दूर जाती हूँ पॉलिटिक्स से, कोई मुझे बुला के ये प्रश्न फिर से कर लेता है। नहीं, ये सवाल इसलिए उठता है ना, क्योंकि जब आप समाज सेवा करते हैं तो लोग उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। लेकिन मैंने तो कोई पॉलिटिशियन को समाज सेवा करते नहीं देखा। तो फिर कैसे जोड़ लेते हैं? आप बता दीजिए मुझे एक पॉलिटिशियन बता दीजिए, मुझे एक पॉलिटिशियन बता दीजिए जो समाज सेवा करता है। बता दीजिए मुझे कि जिसने मेरे जैसे 2008 से नहीं लगाई है, चलिए आप 2018 से लगा लीजिए, तब भी कितने साल हो गए, तो आप 10 साल की ही लगा लीजिए, चलिए छोड़िए ज्यादा मोटा मोटा। तो आप दिखा दीजिए कि कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने 10 साल केवल समाज सेवा की हो और उसको गद्दी का कोई लालच ना हो। दिखा दीजिए एक भी। अगर आप ऐसा कह देंगे कोई ऐसा है, तो आप जिस पार्टी से कहेंगे मैं उस पार्टी से खड़ी हो जाऊंगी, या उससे नहीं भी खड़े होकर उसको पॉपुलराइज करने में जी जान लगा दूंगी। हाँ, नहीं, ये जब क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स में जब इंसान आ जाता है, किसी भी पार्टी के साथ जब बनता है, तो उसमें उसकी विचारधारा को उसको अच्छी लगने लगती है। अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स में XYZ में किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी को एंडोर्स करूंगा, बट ये है कि आपको उसकी अच्छाई दिखने शुरू हो जाती है। और एक बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कम बुरा और ज्यादा बुरा में से फर्क करना पड़ता है फिर। हाँ, और एक मजबूरी उनकी ये भी होती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, तो आपको पार्टी के हिसाब से अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए बंदिश भी है। तो ऐसा कहना कि उनकी मजबूरी भी है, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आजाद ख्यालों की हूँ और अभी तो मैं आजादी रहना चाहती हूँ। आजाद ख्यालों की आपने बात की है, और आजाद से मुझे याद आया है कि आजाद समाज पार्टी अभी अपने आप में जो है थोड़ा सा बढ़ रही है आगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी का एंडोर्स या फिर मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि वो प्रचार नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज़ाद समाज पार्टी का जो एक कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो भी कमोबेश उनका भी विचारधारा शायद आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, हालांकि वो इंडिपेंडेंटली है, तो फॉरगेट दैट। लेकिन यह है कि इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, आज़ाद से मतलब है मेरा इंडिपेंडेंट। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक स्ट्रेंथ नहीं होती, पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथ काम करती है, तो जब तक आपके पास पावर और स्ट्रेंथ नहीं है
तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आप कई सारे लोग वहां पे खड़े होके बोलेंगे आपकी आवाज सुनी जाएगी, हालांकि वो काफी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और उनकी आवाज सुनी भी जाती है, लेकिन फिर भी आपको अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, पर कहीं तो शुरुआत होगी। बस उसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस लंबे सफर के लिए तैयार हूं। मैं जिस जगह हूं मैं बहुत खुश हूं। अगर उसी जगह पे रहते रहते मुझे कोई आधिकारिक कोई ऐसी चीज सौंपते हैं कि जिसमें मैं अपना जो मेरी क्वालिफिकेशन है, चाहे महिलाओं के लिए मैंने कार्य करा या कुछ महिला आयोग से जुड़ा कोई चीज सौंपते हैं, तो शायद मैं उसके अंदर एक अच्छा कार्य कर सकती हूँ। लेकिन एक पॉलिटिक्स में जाके अब बहुत नीचे से शुरू करने वाली मेरी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूँ वहां पे, और मेरी जूनियर्स वाली पर्सनालिटी नहीं है। आई वांट टू बी द बॉस एंड आई विल ऑलवेज बी द बॉस, एंड इफ आई कांट बी द बॉस आई बेटर नॉट बी देयर। मैं वहां क्यों जाऊं जहां मैं बॉस नहीं हूँ। बॉस का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कोई भी चीज थोपना चाहती हूँ, या ये मेरा गुरूर नहीं बोल रहा, ये मेरा आत्मसम्मान बोल रहा है, इसमें फर्क है। बिल्कुल, आत्मसम्मान होना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान एक लेवल से शुरू करता है, निचले स्तर से शुरू करता है और उस मुकाम तक पहुंचता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसने अगर इतनी मेहनत करके ऊपर बढ़ा है तो उसको सम्मान मिलना भी चाहिए। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी जो बातें होती हैं उन बातों को लेकर ये कहा जाता है कि नजीबाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर बात करते हैं फेवरेट फूड की, जो फूड होता है उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। बिजनौर का जो कल्चर है, तो बिजनौरी लैंग्वेज, बिजनौरी कल्चर, बिजनौरी फूड के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंडियन फूड है भाई, जो यहाँ का लोकल फूड है। मैं तो यहाँ आई थी तो मुझे वो नगीने के गुलाब जामुन बहुत पसंद आते थे। हाँ, तुलाराम के वो कई बार आते थे, घर आते थे, उसको खाते थे। मैं क्योंकि दिल्ली में पली बड़ी पंजाबी हूँ। फूड से पंजाबियों का रिश्ता ऐसे है जैसे कि आत्मा से शरीर का। अच्छा। तो मतलब हम किसी चीज के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अच्छे खाने के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। तो जब शुरू के अंदर जब खाना बनता था यहाँ पे, तो मैं बनियों की फैमिली में आई, तो भाई वो टमाटर ही नहीं डलता था खाने में। हाँ? और वो जो घिया था वो वैसे ही कलर का था, लौकी जिसे हम कहते हैं, लौकी कहते हैं, हम लोग घिया कहते थे उसको। तो लकीली भगवान की दया से मेरे पास चेरी है, जो पिछले 18 सालों से मेरे साथ है। अच्छा। तो उसको मैंने अपना पंजाबी तरीके से खाना बनाना सिखाया। तो वही चीज मुझे पसंद है। वो आज इतना अच्छा खाना बनाती है कि आत्मा जिसको तृप्त हो जाती है खा के ना, जैसे शुरू में मम्मी के हाथ का खाना और अब चेरी के हाथ का खाना। तो आत्मा तो अतृप्त है हमारी फूड की तरफ से। नजीबाबाद की कोई ऐसी स्पेशलिटी या घेवर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। जो आपको बताया ही मैंने, तुलाराम के ये गुलाब जामुन बड़े पसंद है। मैं बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती नहीं, पर क्या बात है कि मैं स्वीट्स के नाम ले रही हूँ। और मुझे चतुर्वेदी के एक लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू। अच्छा। वो बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं समाओ मैं स्वीट्स के नाम ले रही हूँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्वीट्स ना खाऊं पर ये चीजें पसंद है, इसलिए आई थिंक। अच्छा, इसी में लेकर एक मेरा सवाल आ गया बिल्कुल अभी जहन में। क्योंकि आपने स्वीट्स के बारे में बात की है। बहुत से लोग ना अब शुगर को कम कंज्यूम करते हैं। तो क्या एज ए डॉक्टर आप मतलब रिकमेंड? बिल्कुल, शुगर हमें खाली शुगर लेने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कई सालों से चाय के अंदर, या अगर चाय भी एक ही बार ही पीती हूँ मैं, मतलब पूरे दिन में, और ब्लैक कॉफी पीती हूँ, तो किसी में भी शुगर नहीं होती। लेकिन मेरा एक स्वीट टूथ है, मुझे पसंद आती है मतलब मीठी चीजें। हालांकि पेशेंट्स कई बार मीठी चीजें दे जाते हैं कि क्योंकि देखिए उनको भी कई बार स्टाफ बता देती है कि मैम को मीठा मत देना, वो खाती नहीं है, लेंगी नहीं। तो बहुत से टाइम हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी स्वीट जो है आप कोशिश करिए कि तीज त्योहारों पे ही खाए जाएं। हाँ। और अपने जो नॉर्मल भोजन है उसके अंदर ना खाया जाए। ओके। अच्छा, पंजाबी फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि पंजाबी तो खाने में मशहूर होते हैं, और उनका तो खाने में, गाने में, उनके बगैर उनके बगैर कहीं पार्टी में कहीं पे भी रौनक नहीं आती। दूध दे लस्सी दे मसाला छाछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पंजाबी सॉन्ग भी कुछ गा लेती हैं आप कोई? नहीं, मैं दिल्ली की पंजाबन हूँ, तो बहुत ज्यादा नहीं। बल्कि मजे की बात यह है, चंडीगढ़ में डॉक्टर संदीप पढ़ते थे। तो चंडीगढ़ था ना बाइक का नंबर। हाँ, तो वो चंडीगढ़ ने मेरे को कंफ्यूज किया कि चलो चंडीगढ़ तो ठीक ठाक जगह है। तो डॉक्टर संदीप मुझसे अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं। अच्छा। तो जब शुरू में यहाँ पंजाबी पेशेंट्स भी आते थे, तो मैं ऐसे पंजाबी बोलती थी जैसे कोई फॉरेनर हिंदी बोल रहा हो। अच्छा। तो इसीलिए बहुत अच्छी नहीं, थोड़ी हाँ ना, नहीं समझ नहीं, बोल भी लेती हूँ, लेकिन
बहुत अच्छी नहीं, मेरे पेरेंट्स पंजाबी में ही बात करते हैं। ओके ओके हाँ, ओके ओके। तो नहीं, एक वो गाना मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ ना, हाँ तो उसका मुझे कभी मतलब समझना चाहता था मैं, तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि आपसे कौन जरा सा पूछूं। गाना? हाँ, वो बता सकती हाँ, हूँ। हाँ हाँ पानी दा हाँ। रंग वेख के अखियां ने हंझू रोने दे। पानी का रंग देख के आंखों से पता नहीं आंसू आ गए, कुछ इस तरह से है। ये नया वाले जमाने का है, करण औजला के समझ लेती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल जेनजी में करण औजला बहुत चलता है, हाँ उसके हाँ। समझ लेती हूँ। लेकिन बहुत ठेठ पंजाबी मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि ओके। हम लोग दिल्ली रहे हैं शुरू से। हाँ हाँ। तो बहुत ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैम ने बड़े खुलकर अपने हम्म विचार साझा किए हैं, अपनी बातें रखी है। और ये बहुत उम्मीद हम कर रहे थे कि क्योंकि जिस तरह से खुले विचारों की है डॉक्टर राखी, उतना हमने खरा पाया है उनको अपने इस पॉडकास्ट में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। चलते चलते मैडम एक रिक्वेस्ट करेंगी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कि हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें, क्योंकि हम ब्रांड बिजनौरी को बढ़ा रहे हैं, आगे हम्म लेकर जा रहे हैं। और हम्म, हमारी कोशिश ये है मैम कि बिजनौर का जो भी टैलेंट है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि बीबी न्यूज़ का मतलब बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ तो है ही है, ओके। ब्रांड बिजनौर भी है। अच्छा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके आगे फ्यूचर के लिए। जी मैं समझती हूँ कि बिजनौर ब्रेकिंग आगे आने वाले दिनों में एक बढ़िया चैनल और एक ऑनेस्टी परोसने वाला अच्छा जी। चैनल बन के निकलेगा। और क्योंकि आप बिजनौर ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम सभी को अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ का हम खाते हैं, जहाँ का हम पीते हैं हम्म और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम्म से हमारी पहचान है, हम्म, उस जगह को हम जरूर प्रमोट करें और अपना छोटा सा हम अपना गिलहरी एफर्ट करें। बिल्कुल। चाहे हम कुछ भी करें, तो भी उस जगह की मान सम्मान को बढ़ावा मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा बहुत कार्य शुक्रिया। कर रहे हैं, आपके बिजनौर के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। जी बिजनौर को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, बिजनौर हर जगह, बिजनौर का नाम सर्वश्रेष्ठ है। आप कहीं भी चले जाएंगे ना कोई बिजनौरी मिल जाएगा। ये जगह एक कमाल की जगह है। हम्म। जब मैं यहाँ कभी भी नहीं आई थी, मैंने नजीबाबाद नहीं देखा, तब भी बिजनौर का नाम मैंने सुना हुआ था। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्यों मैंने बिजनौर का नाम सुना हुआ महात्मा विदुर की है जी। धरती है, तो और वो है, और भारत के नाम जो है नाम बिजनौर से मिला है। बिजनौर से मिला है। तो और कितने लोग यहाँ से, पर मुझे लगता है कि जितने भी अच्छे लोग यहाँ से आए, यहाँ से उन्होंने ख्याति प्राप्त की या यहाँ का पानी पिया, लेकिन वो बाद में जाने के बाद बिजनौर को अगर भूल गए हो, तो वो फिर से बिजनौर को की तरफ अपना रुख करें। हाँ और इस जगह के विकास में अब जो हमारी सरकार एम कर रही है कि हाँ 2047 में 147 में हम लोग एक विकसित डेवलप नेशन बने। नेशन बने। तो उसके लिए हम सबको अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। और उसके लिए मैं जाते जाते ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि जितना हो सके आप सुबह से उठ के कोशिश कीजिए कि आप स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करें। चाहे वो साबुन है, टूथपेस्ट है, आपके पहने हुए कपड़े हैं, या आपकी कोई भी चीज है, तो जितना हो सके, इवन दवाइयों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया की बनी हुई चीजें, हम कोशिश करें, हम अपने गिलहरी एफर्ट्स करें। ये ना सोचे कि अरे हमारे एक के करने से क्या बदल जाएगा। बूंद बूंद करके समंदर बनता है। उसी तरह स्वदेशी पहनिए, अपनी जगह का मान सम्मान रखिए, और जहां भी जाएं गौर से, गर्व से कहें कि हम बिजनौरी हैं। वाह, हम बिजनौरी है, और बिजनौरी की यही खासियत है कि बिल्कुल बेबाक होकर अपनी बात कर देते हैं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आगे भी आपसे फिर किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू आपको कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बिजनौर ब्रेकिंग नमस्ते, न्यूज़। थैंक यू।